दोस्तों, वियतनाम के क्वांग नगाई प्रांत के घने और अनछुए जंगलों की गहराइयों में एक ऐसी कहानी छुपी थी जिस पर आधुनिक दुनिया के लिए यकीन करना लगभग नामुमकिन था। ये दास्तां साल 1972 के उस खौफनाक दौर से शुरू होती है जब वियतनाम युद्ध की आग ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा था और आसमान से बरसते अमेरिकी बमों ने मासूम परिवारों को मलबे में तब्दील कर दिया था। हो वान थान नाम के एक साधारण किसान ने अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलते और अपनी पत्नी व 2 बच्चों को मौत के आगोश में जाते देखा। इस मंजर ने उनके मानसिक संतुलन को हिलाकर रख दिया। उस भयानक सदमे और सैनिकों के खौफ से बचने के लिए हो वान थान ने अपने जीवित बचे मात्र 2 साल के बेटे हो वान लैंग को अपनी छाती से चिपकाया और बिना पीछे मुड़े उन जंगलों की ओर भाग निकले जहां कुदरत का सन्नाटा तो था पर इंसानों का बारूद नहीं था। जैसे ही दोनों पिता पुत्र ने जंगल की अंधेरी दुनिया में कदम रखा, उनके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती खुद को हिंसक जानवरों और जमीन की जानलेवा नमी से बचाने की थी। क्योंकि वियतनाम के जंगल भारी वर्षा के लिए जाने जाते हैं, वहां हर ओर कीचड़ फैला रहता है। इसलिए थान ने जमीन पर रहने की बजाय पेड़ों के ऊपर अपना संसार बसाने का एक क्रांतिकारी फैसला किया, क्योंकि यहाँ वो जानवरों और नमी से सुरक्षित रह सकते थे। हो वान थान ने अपनी सूझबूझ से मजबूत बांस की डंडियों और लचीली बेंत की लताओं का उपयोग करके जमीन से लगभग 5 से 7 मीटर की ऊंचाई पर एक अद्भुत झोपड़ी तैयार की, जो दिखने में तो किसी चिड़िया के घोंसले जैसी थी पर मजबूती में किसी किले से कम नहीं थी। यह घर न केवल उन्हें बारिश और तूफान से बचाता, बल्कि जमीन पर रेंगने वाले जहरीले सांपों और शिकार की तलाश में घूमने वाले तेंदुओं से भी उन्हें दूर रखता था। हालांकि सिर्फ घर बना लेना ही काफ़ी नहीं था। उस दुर्गम इलाके में अपना और अपने बच्चे का पेट भरना हो वान थान के लिए एक दैनिक संघर्ष बन चुका था और भोजन के लिए थान ने पूरी तरह से आदिम शिकार प्रणालियों को अपना लिया। उन्होंने जंगल के चूहों, चमगादड़ों, सांपों, छिपकलियों को पकड़ने की एक ऐसी कला विकसित की जिसे देखकर आधुनिक शिकारी भी दंग रह जाए। किंतु सिर्फ छोटे शिकारों से पेट भरना संभव नहीं था, इसलिए थान ने बंदरों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। वो बांस के एक मोटे और खोखले टुकड़े के भीतर कोई ऐसा खुशबूदार जंगली फल रख देते जिसे बंदर बेहद पसंद करते थे। इस बांस के टुकड़े की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बंदर का खाली हाथ तो उसके संकरे छेद के अंदर आसानी से चला जाता था, लेकिन जैसे ही वो बंदर फल को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ता तो उसकी बंद मुट्ठी का आकार उस छेद से बड़ा हो जाता और बंदर का हाथ बाहर नहीं निकल पाता। थान ने पहचाना कि बंदर की एक खास मनोवैज्ञानिक जिद होती है कि वो पकड़े हुए भोजन को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता, और इसी खींचातान व छटपटाहट में वो बंदर उस भारी बांस के टुकड़े के साथ फंस जाता, जिसके बाद थान झाड़ियों से निकलकर उसे बड़ी आसानी से काबू में कर लेते थे। इसके साथ ही उन्होंने पेड़ों की लचीली टहनियों और मजबूत लताओं की मदद से ऐसे अदृश्य फंदे तैयार किए जो बंदरों के नियमित आने जाने वाले रास्तों पर बड़ी चालाकी से बिछाए जाते, और जैसे ही कोई बंदर उस पर अपना पैर रखता, टहनी का तनाव स्प्रिंग की तरह काम करता और बंदर को पलक झपकते ही हवा में उल्टा लटका देता। थान के बेटे लैंग ने तो बचपन से ही अपने हाथों को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया और वो चीते की तरह विभिन्न जानवरों को पकड़कर उन्हें आग पर भूनते। भले ही इन भुने हुए जानवरों में ना तो कोई नमक का स्वाद था और ना ही मसालों की खुशबू, लेकिन ये भोजन दोनों पिता पुत्रों का पेट जरूर भर देता। सिर्फ यही नहीं, ये दोनों ऊंचे पेड़ों की चोटियों पर चढ़कर शहद इकट्ठा करने में भी माहिर हो गए एवं कंदमूल जैसे शाकाहारी भोजन को भी आसानी से खोज निकालते। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लैंग और उनके पिता थान ने जंगल में बिखरे हुए उन कचरे के टुकड़ों का सहारा लिया जो कभी तबाही का कारण बने थे। युद्ध के दौरान वहां गिरे हुए लड़ाकू विमानों के एल्युमिनियम के मलबे और बमों के फटे हुए खोखले शैल उन दोनों के लिए किसी कीमती धातु से कम नहीं थे, जिन्हें पत्थरों से कूट कूट कर उन्होंने तेज धार वाले चाकू, कुल्हाड़ी और शिकार करने के लिए भाले तैयार कर लिए। उन दोनों ने पुराने पैराशूट के फटे हुए रेशों से रस्सियां बनाई, और जाहिर है कि युद्ध के समय के मलबे से बने इन औजारों ने उनके जंगली जीवन को काफ़ी आसान बना दिया होगा। ये सोचना भी काफ़ी विस्मयकारी लगता है कि कैसे विनाश के औजार एक पिता और पुत्र के लिए जीवन रक्षक साधनों में बदल गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, उन पिता पुत्र के तन पर मौजूद कपड़े चिथड़े होकर गिर गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए पेड़ों की छालों का उपयोग करना शुरू किया। लैंग और थान ने पेड़ों की बाहरी परत को कूटकर उसे नरम बनाया और उससे कमर के चारों ओर
और लिपटने वाले कपड़े तैयार किए जो उन्हें न केवल ठंड से बचाते थे बल्कि झाड़ियों के बीच चलते हुए उनके शरीर पर खरोच भी नहीं लगने देते थे। ये पहनावा उन्हें पूरी तरह से जंगल का हिस्सा बना देता, जिससे वो पेड़ों के बीच छुपने में माहिर हो गए। ये छाल वाले कपड़े उनके उस संघर्ष का प्रतीक बन गए जो उन्होंने बिना किसी मानवीय सहायता के 4 दशकों तक अकेले दम पर लड़ा था। जंगल की उस नमी और अंधेरे में आग को जलाए रखना किसी अद्वितीय संघर्ष से कम नहीं रहा होगा, लेकिन ये पिता पुत्र इस कार्य में भी माहिर हो गए थे। वे सूखे चकमक पत्थरों को आपस में रगड़कर या लकड़ियों के बीच घर्षण पैदा करके चिंगारी निकालते थे और एक बार आग जल जाने के बाद उसे हफ्तों और महीनों तक बुझने नहीं देते थे। आग उनकी झोपड़ी के एक सुरक्षित कोने में हमेशा जलती ही रहती थी, जिसकी गर्मी उनके शरीर की थकान को मिटाती थी और उस आग की रोशनी रात के सन्नाटे में भटकने वाले खतरनाक जीवों को उनके करीब आने से भी रोकती थी। आग के प्रति उनका यह समर्पण ही था जिसने उन्हें कच्चे मांस की बजाय पका हुआ भोजन करने और जंगली ठंड में जीवित रहने की शक्ति प्रदान की। इतने लंबे समय तक इंसानी सभ्यता से दूर रहने का सबसे गहरा असर छोटे लैंग की मानसिक और भाषाई क्षमताओं पर पड़ा, क्योंकि उनके पास संवाद करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। लैंग ने अपने पिता से ही वियतनामी भाषा का एक बहुत ही पुराना और टूटा फूटा रूप सीखा था, लेकिन उसकी शब्दावली केवल शिकार और जंगल की चीजों तक ही सीमित रह गई थी। उस बच्चे को जंगल के बाहर मौजूद जीवन का शून्य ज्ञान था, क्योंकि उसके पिता थान कभी बाहरी दुनिया के बारे में बात ही नहीं करते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बेचारे लैंग को यह तक नहीं पता था कि दुनिया में महिलाएं भी होती है, क्योंकि 2 साल की उम्र के बाद उसने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। लैंग की पूरी दुनिया केवल उनके पिता और जंगल के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी, जिस कारण उनकी मासूमियत और सोच एक छोटे बच्चे की तरह जमी हुई रह गई थी। यानी उसका शरीर तो बड़ा होता रहा पर दिमाग बच्चों जैसा ही बना रहा। वहीं लैंग के पिता हो वान थान का मानसिक संतुलन युद्ध के उस भयानक सदमे से कभी उबर ही नहीं पाया। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि बाहरी दुनिया में अब भी खून खराबा और युद्ध चल रहा है। यही कारण था कि वह हमेशा छुपे रहने की कोशिश करते थे। जब भी उन्हें दूर से किसी अजनबी की आहट मिलती तो वो तुरंत अपने बेटे लैंग को लेकर घनी झाड़ियों या ऊंची डालों पर दुबक जाते। उन्होंने लैंग को यह सिखाया था कि बाहर के लोग दुश्मन है और उनसे हर हाल में बचकर रहना ही जिंदगी का एकमात्र नियम है। लैंग ने अपने पिता की इस आज्ञा का 41 वर्षों तक बिना किसी तर्क के पालन किया, क्योंकि उनके लिए उनके पिता का कहा हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर होता था। दोस्तों, समय का चक्कर तब घुमा जब साल 2013 में कुछ स्थानीय ग्रामीण लकड़ी काटने के लिए जंगल में बहुत गहराई तक चले गए और उन्होंने वहां 2 अजीबोगरीब आकृतियों को देखा जो बंदरों की तरह फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ रही थी। इस बारे में लकड़हारों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और जब प्रशासन को इसकी खबर लगी तो एक बड़ा बचाव दल उन जंगली इंसानों की तलाश में भेजा गया, जिन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि कैसे 2 इंसान आदिम काल के कपड़ों में अपनी झोपड़ी में बैठे हैं। बचाव दल को देखते हुए लैंग और उसके पिता ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के बाद उन्हें अंततः पकड़ लिया गया और उन्हें जबरन जंगल से बाहर लाया गया, क्योंकि वो दोनों अपनी उस सुरक्षित जंगली दुनिया को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब लैंग को पहली बार गांव की सभ्यता के बीच में लाया गया तो उनके लिए ये सब किसी चमत्कारी दुनिया में कदम रखने जैसा था, जहां हर चीज़ जादुई लग रही थी। उन्होंने पहली बार बिजली के बल्ब को देखा और घंटों तक उसे छूने की कोशिश भी की, ये समझने के लिए कि बिना लकड़ी और आग के ये रोशनी कैसे दे रहा है। टेलीविज़न की रंगीन स्क्रीन पर चलती तस्वीरों को देखकर लैंग सहम जाता था। उसे लगता था कि इस बक्से के अंदर छोटे छोटे लोग बंद हैं जो नाचते गाते रहते हैं। गाड़ियों का शोर और आधुनिक मशीनों की रफ्तार उसके लिए एक मानसिक आघात की तरह थी, क्योंकि वो पिछले 40 सालों से केवल हवा की सरसराहट और बारिश की आवाज़ का ही आदी था। वहीं उसके पिता हो वान थान के लिए यह वापसी किसी खौफनाक दुस्वप्न को दोबारा जीने जैसी थी, क्योंकि उसका मस्तिष्क अभी भी 1972 के उसी युद्ध के साए में कैद था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। थान को आधुनिक दुनिया की चकाचौंध में विकास नहीं बल्कि विनाश की आहट सुनाई देती थी। जब उसे सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां और आसमान में उड़ते हवाई जहाज दिखते तो वो डर से कांप उठता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये लड़ाकू विमान है जो फिर से बमबारी करने आए हैं। उसके लिए इंसानी समाज का शोर किसी संगीत की तरह नहीं बल्कि गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकारों की याद दिलाने वाला एक मानसिक बोझ बन गया था, जिसकी वजह से वो अक्सर अपने कानों को हाथों से ढक लेता था और कमरे के किसी अंधेरे कोने में दुबक जाता
चाहता था। हालांकि थान को वापस आकर एक अच्छी खबर ये मिली कि उसका एक अन्य बेटा भी जीवित था, जिसे वो मरा हुआ मानकर जंगल में भाग गए थे। लेकिन थान के मन में बैठा डर इतना गहरा था कि वो शुरुआत में अपने उस दूसरे बेटे को पहचान तक नहीं पाए और अपनी आंखों में अविश्वास एवं खौफ लिए बस चुपचाप उसे निहारते रहे। थान के लिए आधुनिक कपड़े पहनना, पक्के घरों में रहना और अजनबियों से घिरे रहना एक असहनीय मानसिक प्रताड़ना बन गया था, क्योंकि उनका दिल और दिमाग अभी भी उसी ऊंचे पेड़ की सुरक्षित झोपड़ी में टिका था जहां उसने 4 दशक तक बाहरी दुनिया की बुराई से खुद को बचा कर रखा था। गांव में लौटने के बाद लैंग के लिए भी सबसे भावुक मुलाकात अपने उस जीवित भाई से हुई, जिसे उसके पिता जंगल भागते समय पीछे छोड़ गए थे। लैंग के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि दुनिया में भाई जैसा भी कोई रिश्ता होता है। खैर, लैंग को धीरे धीरे समाज के तौर तरीके सिखाए गए। उन्हें थाली में खाना खाना, पलंग पर सोना और कपड़े पहनना सिखाया गया। हालांकि वो इंसानों के बीच आ गए थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी जंगल की वो शांति और सादगी साफ तौर पर दिखाई देती थी जो शहरों के शोर में कहीं खो चुकी है। अल्वारो सेरेजा नामक एक विदेशी खोजी ने जब लैंग के साथ कुछ दिन बिताए तो उन्होंने पाया कि लैंग के पास एक ऐसी मासूमियत है जो आधुनिक दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अल्वारो ने देखा कि लैंग में कोई लालच, नफरत या दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं थी। वो केवल वर्तमान क्षण में जीना जानते थे। लैंग के लिए खुशी का मतलब बस एक अच्छा शिकार या साफ पानी ही था, न कि धन दौलत या शोहरत। वो दुनिया के सबसे शुद्ध दिल वाले इंसान की तरह व्यवहार करते थे, जिसका स्वभाव सभ्यता की मिलावट से पूरी तरह से अछूता था। न वो किसी से चिढ़ते थे और ना ही नफरत जैसी कोई भावना लैंग के भीतर थी। वो दूसरों की खुशी में भी उतना ही खुश होते जितना अपनी खुशी पर। लैंग के इस असाधारण व्यवहार से अल्वारो को समझ आया कि आधुनिकता ने हमसे क्या छीना है। इस आधुनिकता ने हमारी मासूमियत, हमारी इंसानियत और हमारी तमाम खुशियों का गला घोट डाला है। वहीं लैंग के लिए आधुनिकता और भी बड़ी विनाशकारी साबित हुई। उनका शरीर प्राकृतिक वातावरण में रहने का आदी था, जो आधुनिक जीवन के खान पान को नहीं झेल पाया। गांव में आने के बाद उन्होंने बर्गर, चीनी और शराब जैसी चीज़ों का सेवन शुरू कर दिया था, जिस सब ने उनके भीतर की प्रतिरक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया। साथ ही समाज के तनाव और आधुनिक जीवन की जटिलताओं ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का मानना था कि जो जंगल उन्हें 41 साल तक मौत से बचाए रखा, आधुनिक दुनिया की गंदगी ने उन्हें कुछ ही सालों के भीतर खोखला कर दिया, जो एक बड़ी विडंबना थी। अफसोस की बात यह रही कि साल 2021 में आधुनिक समाज में आने के मात्र 8 साल बाद ही हो वान लैंग का निधन लिवर कैंसर के कारण हो गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उनकी मृत्यु ने यह बहस छेड़ दी कि क्या उन्हें जंगल से बाहर लाना वाकई उनके लिए अच्छा था, या उन्हें उनकी उसी दुनिया में रहने देना चाहिए था जहां वो खुश थे। उनके करीबी दोस्त अल्वारो ने कहा कि लैंग की मृत्यु आधुनिक जीवन शैली और कृत्रिम भोजन का परिणाम थी। इस जीवन शैली ने एक ऐसे इंसान को मार दिया जो कुदरत का सबसे सच्चा बेटा था। लैंग की विदाई ने एक ऐसे अध्याय को समाप्त कर दिया जो हमें ये सिखाता है कि इंसान बिना किसी तकनीक के भी जीवित रह सकता है। वहीं यदि लैंग के पिता हो वान थान की बात की जाए तो उनकी कहानी और भी अधिक मर्मिक और संघर्षपूर्ण रही। आधुनिक सभ्यता में वापसी ने उन्हें उदास कर दिया। वो हमेशा अपने जंगल के दिनों को याद करते रहते थे, अपने जंगली घर के बारे में लोगों को बताते रहते। थान कई बार अपने जंगली घर में भी गए, लेकिन हर बार लोग उन्हें समझा बुझाकर वापस ले आते। आखिरकार थान बीमार पड़ गए और काफ़ी कोशिश करने पर भी उनके स्वास्थ्य में डॉक्टर कोई सुधार नहीं कर पाए, जिस कारण वर्ष 2017 यानी अपने बेटे की मौत से भी 4 साल पहले ही थान के जीवन का अंत हो गया। उस समय उनकी अनुमानित उम्र 82 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु ने कड़वा सच उजागर कर दिया कि जिस इंसान ने जंगल की भीषण कठिनाइयों और घातक जानवरों के बीच 41 सालों तक खुद को सुरक्षित रखा, वो इंसान आधुनिक सभ्यता के मानसिक बोझ और भावनात्मक अलगाव को केवल कुछ साल ही सहन कर पाया। आज थान और लैंग दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये दास्तां हमेशा मानवता को ये याद दिलाती रहेगी कि कभी कभी प्रगति का रास्ता किसी की रूह के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ये सोचने की बात है कि आखिर सभ्यता का सही मतलब क्या है और हम तरक्की के नाम पर क्या खो रहे हैं। एक व्यक्ति जो पेड़ों पर घर बनाकर रहा, जिसने छाल के कपड़े पहने और चूहों को खाकर 41 साल बिताए, साथ में अपने बेटे का भी पालन पोषण किया, वो व्यक्ति हमें ऐसी मानसिक शक्ति और संतोष का पाठ पढ़ा गया जो बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं सिखा सकती। आज भले ही थान और लैंग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी वो पेड़ों वाली झोपड़ी और जंगल की वो
साहसी यादें हमेशा इस बात का गवाह रहेगी कि मानवों का असल सुख आधुनिकता में नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।